फॉरेस्ट में पीटी 365 में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025। तो ये एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री नोटिफाई कर रहा है अमेंडमेंट रूल्स 2025 की, और ये जो 2023 के रूल्स थे उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो मेजर हाइलाइट्स क्या है इसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंडर, जो कि अमेंड हुआ था 2023 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में अमेंड हुआ था। इसमें ना एक कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का प्रोविज़न होता है कि ये लैंड को इधर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करो या फिर प्रोटेक्टेड एरिया की तरह नोटिफाई करो अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ठीक है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन को अगर प्रोटेक्टेड एरिया की तरह करना है तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। फिर कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि डाइवर्जन जो फॉरेस्ट लैंड का हो रहा है ना नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए, तो उसके लिeu में वी हैव टू डू एफॉरेस्टेशन, वी हैव टू प्लांट ट्रीज़, और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। फिर माइनिंग ऑफ क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स क्या है, MMDR एक्ट 1957 का, उसको भी जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन है वो करना ज़रूरी है, मस्ट अंडरटेक सीए ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मिनिमम डबल द एक्सटेंट। तो माइनिंग वाले टाइम में, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के माइनिंग के टाइम में जितना पेड़ कटा है उसका ऑलमोस्ट डबल दी एक्सटेंट हमें कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलाउ करता है, ग्रांट करता है इनिशियल वर्किंग परमिशन लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे रोड वर्क अदर दैन ब्लैक टॉपिंग और कॉन्क्रीटाइजेशन, रेलवे ट्रैक्स और ट्रांसमिशन लाइंस। पहले क्या था ना कि स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइज कर सकता था रिसोर्सेज ओनली आफ्टर रिसीविंग इन प्रिंसिपल और स्टेज 1 अप्रूवल फॉर अ स्टेज, बट अब क्या है कि वो ग्रांट अलाउ कर सकता है इनिशियल वर्किंग परमिशन भी। ठीक है, अब जो प्रोसीजर है फॉरेस्ट क्लियरेंस का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर वो देखते हैं। तो 2 स्टेज है, पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल कि ग्रांट अप्रूवल तब होता है अगर कुछ सर्टेन कंडीशन है जो मीट कर रहे हो, जैसे कि फंड्स एलोकेटेड कितना है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए। सेकेंड जो स्टेज है वो फाइनल क्लियरेंस का केस स्टेज है। इसमें क्या हो रहा है, स्टेट कंफर्म करता है कंप्लायंस स्टेज 1 कंडीशंस की जो है मेंशन्ड वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। इसमें अप्रूवल अथॉरिटी क्या है, तो अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, माइनिंग इसमें नहीं ले रहे हैं, तो फिर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो रहेगा रीजनल ऑफिस पे वो है अप्रूविंग अथॉरिटी। और अगर प्रोजेक्ट 5 हेक्टेयर, ये था 5 हेक्टेयर तक का प्रोजेक्ट पे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रीजनल ऑफिस, और अगर 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो फिर या कोई माइनिंग प्रपोजल है तब हमको मिनिस्ट्री जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बेसिस पे तब लेना होगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का है। इसमें ना जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है वो लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर एनी लॉ, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर, या फिर दूसरा है कि लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उसमें जो लैंड रिकॉर्डेड हो ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980। फिर ये इंक्लूड नहीं करता उन लैंड को विच हैज़ बिन ऑफिशियली चेंज्ड फ्रॉम फॉरेस्ट यूज़ टू यूज़ फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़ पर्पस ऑन और बिफोर 1996। और एक ना 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वो डायरेक्ट किया था स्टेट और यूटी को कि 1996 का जो ये TN गोदावरम केस है ना, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट अंटिल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द 2023 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट इज़ कम्प्लीटेड, तो इसको फॉलो करने के लिए किया था। अब इधर एक बार देख लेते हैं TN गोदावरम जो केस था 1996 का वो था क्या। ये लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इसमें दिया गया था कि एक बोर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है, और ये डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया इंक्लूड करने के लिए कि सारे रिकॉर्डेड एरिया जो फॉरेस्ट हो किसी भी गवर्नमेंट यूनियन या स्टेट के रिकॉर्ड में इरिस्पेक्टिव उसका ओनरशिप रिकॉग्निशन और क्लासिफिकेशन। दूसरा है कि सारे एरियाज डेट कन्फर्म्ड टू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। और थर्ड पॉइंट इज कि एरियाज जो आइडेंटिफाइड है फॉरेस्ट की तरह कोई एक्सपर्ट कमेटी सेटअप बाय दी स्टेट फॉलोइंग द 1996 ऑर्डर। ओके, तो TN गोदावरम केस में फॉरेस्ट को 3 तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एक तो कोई भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो, दूसरा उसका डिक्शनरी डेफिनेशन, और तीसरा है कि एक्सपर्ट कमेटी जब कुछ डिसाइड करे और आइडेंटिफाई करे उसको फॉरेस्ट की तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ जो एक्सक्लूडेड होता है नॉन फॉरेस्ट पर्पस से, जैसे जूज़ या सफारीज़ बनाना,
WPA 1972 के एक्ट में इन फॉरेस्ट एरियाज, या फिर कोई और प्रोटेक्टेड एरिया, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड इन द प्लान्स ऑफ द एरिया, सिल्विकल्चरल ऑपरेशंस जैसे रीजनरेशन या कोई और पर्पस जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं। अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ लैंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो एग्जेम्प्टेड प्रोजेक्ट्स में है एक तो कनेक्टिविटी टू अ हैबिटेशन, रेल या रोड साइड अम्यूनिटी, या नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी को कंसर्न करता हुआ कोई प्रोजेक्ट हो, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन, या डिफेंस प्रोजेक्ट, पैरामिलिट्री कैंप्स और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स। और एक्सटेंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है, तो जब कनेक्टिविटी रेल रोड साइड अम्यूनिटी वाले प्रोजेक्ट में 0.1 हेक्टेयर तक रेल लाइन या पब्लिक रोड मेंटेन कर सकता है फॉरेस्ट लैंड का। सेकंड है जब नेशनल इंपॉर्टेंट या नेशनल सिक्योरिटी वाला है, तो अराउंड 100 किलोमीटर्स नेशनल बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन में है फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर्स, और डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पैरामिलिट्री कैंप्स, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट के अंडर अप टू 5 हेक्टेयर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया है उसमें होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो जो मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट वाली, उसने रिवाइज करा है मिशन डॉक्यूमेंट नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया को, ग्रीन इंडिया मिशन या तो ये बोल लो अनवील करा उन्होंने। फिर ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में है कि 2014 में लॉन्च हुआ था, 8 मिशन है इसमें अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NEP-CC के अंडर। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहले तो कि जो फॉरेस्ट ट्री कवर है उसको इंक्रीज़ करना है फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट लैंड में, अफॉरेस्टेशन ओवर 24 मिलियन हेक्टेयर्स तक करना है। दूसरा है कि इकोसिस्टम सर्विसेज, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन को इंक्लूड करते हुए उसको इम्प्रूव करना है। एंड थर्ड पॉइंट है इसकी जो कार्बन सिंक है उसको एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 की इक्विवेलेंट हमें 2030 तक बनाना है। अब 3 सबमिशंस है। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट क्वालिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, सेकेंड फॉरेस्ट ट्री कवर और रिस्टोर इकोसिस्टम, और थर्ड इज एनहांस एंड डाइवर्सिफाई इनकम्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। अब इसका फंडिंग है कि पार्ट ऑफ द फंडिंग विल कम फ्रॉम द मिशंस एलोकेशन, और जो रेस्ट है वो नेशनल कैंपा कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड से आएगा। टाइमलाइन है 10 years 2021 to 2030। इम्प्लीमेंटेशन है बॉटम अप मॉडल, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ एज की इम्प्लीमेंटर्स। अब की मिशन स्ट्रैटेजीज देखते हैं, लिंक टू इंडियाज NDC कमिटमेंट्स। माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच, ये वालनरेबल जोन्स पे फोकस करे, जैसे अरावली, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन, मैंग्रोव और ये इंडियन हिमालयन रीजन। फिर दूसरा प्राइवेट सेक्टर में CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेवरेज करे रिस्टोरेशन और विलेज सपोर्ट के लिए। और कार्बन मार्केट्स, इसमें कार्बन क्रेडिट्स को सेल करे फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री वाया वॉलंटरी मार्केट्स। फिर ग्रीन इंडिया फोर्स बनाए, यूथ कैडर, एक ट्रेंड यूथ कैडर बनाए जो इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस करे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है। इसको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग आ गया ना, तो एनवायरमेंट वाली मिनिस्ट्री या फॉरेस्ट वाली मिनिस्ट्री नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री है। ये 8th एग्जीक्यूटिव इशू है रिलेटेड टू एनवायरमेंट अकाउंट्स। फर्स्ट डेडिकेटेड पब्लिकेशन है ये फॉरेस्ट अकाउंटिंग पे, जो कि बेस्ड किस पे है, तो UN का ना SEA नेट फ्रेमवर्क है, UN सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स फ्रेमवर्क, उस पे बेस्ड है। तो ये ना इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है जो इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डेटा को असेस करने के लिए एनवायरमेंट का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में और इकोनॉमी का इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे। ठीक है, ये अच्छा है कहीं पे भी कोट करने के लिए जब एनवायरमेंट और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहे। तो डेवलप्ड बाय UN, यूरोपियन कमीशन और FAO 2012 में, और फर्स्ट अडॉप्ट मॉस्पी किया था इसको 2018 में, इसलिए 8 सभी है। स्टेटस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट देखते हैं, जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की आई थी, बाइनियल पब्लिकेशन होता है FSI का, हर 2 साल में एक बार निकलता है। तो इसमें ना टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है ना वो इंक्रीज़ होकर 25.1% पे आ गया है, और जोग्राफिकल एरिया कंपेयर टू 2021 असेसमेंट से बता रहे हैं, मतलब अराउंड 1% का या 1 से भी कम परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है। इसमें 21.76 तो फॉरेस्ट कवर है और 3.41% ट्री कवर है। मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ से हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़, यूपी में सेकेंड है मैक्सिमम इंक्रीज़, उड़ीसा, राजस्थान। फिर फॉरेस्ट कवर 19 स्टेट्स में अभी 33% से ज़्यादा है, 8 स्टेट्स में 75% से भी ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के और जो अपने दोनों आइलैंड्स हैं, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर,
टॉप 3 स्टेट एरिया वाइज में है MAC मैक, ओके, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और टॉप 3 स्टेट परसेंटेज वाइज में है LMA, लीमा एक है ना वो COP 29 में आया था, तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप का 91.33% है। अब टोटल मैंग्रोव कवर देखते हैं, ये ना डिक्रीज़ हुआ है, ये स्टेटमेंट में बनाकर आ सकता है, तो हमें लगेगा इंक्रीज़ ही हो रहा है सब, बट नहीं, ये 4992 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है और ये थोड़े से 7.43 किलोमीटर स्क्वायर से डिक्रीज़ हुआ है। गुजरात ने डिक्रीज़ देखा है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इंक्रीज़ हुआ है। टारगेट जो अपना NDC में कार्बन स्टॉक का है वो ना 30.43 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट तो रीच कर गया, और इंडिकेट क्या कर रहा है कि इंडिया को जो 2.29 बिलियन टन ऑफ एडिशनल कार्बन सिंक करना था वो उसको हो गया कंपेयर टू 2005 लेवल, एज अगेंस्ट द टारगेट जो हमें अचीव करना है वो है 2.5 to 3 बिलियन टन बाय 2030। अब हम की टर्म्स देखते हैं कुछ कि फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। ये एरिया फॉरेस्ट के तौर पर रिकॉर्डेड कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है, इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। फॉरेस्ट कवर है तो वो ऑल लैंड मोर देन या इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया विद अ ट्री कैनोपी मोर देन और इक्वल टू 10%, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका ओनरशिप क्या है, लीगल स्टेटस क्या है। इसमें ऑर्चार्ड्स, बैम्बू, पाम सब आता है। ट्री कवर है, इसमें सारे ट्री पैचेस इंक्लूड होते हैं आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया जो कि 1 हेक्टेयर से कम हो, और इसमें सारे स्कैटर्ड ट्रीज अराउंड ये रूरल एरिया में हो, अर्बन सेटिंग में हो, जो कि कैप्चर नहीं हुए हो फॉरेस्ट कवर असेसमेंट में, वो आते हैं। फिर कार्बन स्टॉक क्या है, तो लिविंग और नॉन लिविंग बायोमास है, जिसमें अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, डेड वुड, लिटर, सॉयल कार्बन सब आते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरियाज है, तो ये एरिया ना नोटिफाई होता है अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और अदर फॉरेस्ट कोई एक्ट हो तो उसके बेसिस पे, जो लिमिट करता है, जिसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एक सर्टेन लिमिट पे रहता है, और ये कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट करता है अनलेस प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं वेटलैंड, कोस्टलैंड और ओशंस। तो UN की ना हाई सी ट्रीटी है ये, BBNJ जो बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, BBNJ एग्रीमेंट, इसको हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं। तो ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इसको ना 60 कंट्री ने रेटिफाई कर दिया है। तो ये ना अब लीगली बाइंडिंग हो जा रहा है, इंटरनेशनल ट्रीटी ये लीगली बाइंडिंग, उसको ध्यान देने वाला बात है। अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट होगा अनक्लॉज के अंडर। पहले दो कौन से हैं, तो पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन 1994 का, जो एक मिनरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन इंटरनेशनल सीबेड एरिया में रेगुलेट करता है, उस पर अग्रीमेंट है। और एक 1995 का UN फिश स्टॉक अग्रीमेंट है, जो कि स्ट्रैडलिंग और हाईली माइग्रेटरी फिश स्टॉक्स जो है ना उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए था। अब BBNJ जो ये है इसका पहले तो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सा है, तो अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट वाली नहीं है, अर्थ साइंस की, साइंस टेक नहीं है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। एम है इसका कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, मतलब जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है उन एरिया के बियॉन्ड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जो मरीन डाइवर्सिटी रहेगी उसका करना। अब इसके की पिलर्स देखते हैं, ट्रीटी के जो की पिलर्स हैं। पहले मैकेनिज्म फॉर एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स है, जैसे MPA, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन दी हाई सीज, ये क्लियरली डिफाइंड जोग्राफिकल स्पेसेस रिकॉग्नाइज डेडिकेटेड मैनेज्ड थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मीन्स मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को कंजर्व करने। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स शेयर करते हैं फ्रॉम द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, एक हो गया MPA, दूसरा है MGRs, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वाला, तो ट्रांसफ़र TOT, ट्रांसफ़र ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करने के लिए, ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे, तो नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी शेयर करके। अब EIA है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, जो हाई सीज एक्टिविटीज़ है जैसे डीप सी माइनिंग, उनका इम्पैक्ट असेसमेंट पहले से करके रखना। फिर एक्सेप्शन क्या दिए हुए इस अग्रीमेंट में, तो जैसे वॉरशिप है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, या नेवल ऑक्सिलरी है, या फिर फिशिंग और फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो कि रेगुलेट अंडर अदर रिलेवेंट इंटरनेशनल लॉ हो रहे हैं, या फिर जो ऑब्लिगेशंस है कंसर्निंग द यूटिलाइजेशन ऑफ MGRs, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन, DSI, वो अप्लाई नहीं होता है टू अ पार्टीज मिलिट्री एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग दोज ऑफ गवर्नमेंट वेसल्स, एयरक्राफ्ट इन नॉन कमर्शियल सर्विस। ओके, अब हम एक बार अनक्लॉज के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन बोलते हैं, ये एक प्राइमरी इंटरनेशनल ट्रीटी है यूज़ ऑफ द सीज एंड ओशन को गवर्न करने के लिए। 1982 में अडॉप्ट हुआ था और 1994 में इन्फोर्स हुआ।
अराउंड 171 पार्टीज है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया रेटिफाई किया हुआ है इसको। तो मैरीटाइम जोन को ना कैसे इन्होंने बांट रखा है ये देखते हैं एक बार, कि टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से। उसके बाद कॉन्टिजुअस जोन है 24 नॉटिकल माइल तक। फुल सोवरेनिटी एक कोस्टल स्टेट का टेरिटोरियल सी में है, कि उसके टेरिटरी का ही सी हो ऐसे मान लो। और जो कंटिजुअस जोन है, जो इन्फोर्समेंट राइट्स फॉर कस्टम्स, इमिग्रेशन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी करते हैं, ये 24 एनएम तक है। फिर EEZ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक है। यहाँ सोवेरियन राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज है। फिर हाई सीज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन जो होता है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, फिशिंग, रिसर्च है। फिर डीप सी बेड माइनिंग, ये क्या होता है? तो जो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है ना अपना सी बेड, उसका नेशनल जुरिस्डिक्शन, उसको मैनेज करने के लिए ISA एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होता है? तो इसके लिए मैकेनिज्म इस्टेब्लिश्ड है, ITLOS है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। अब हम देख लिया था हमने ना ये डायग्राम डीप सी बेड का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसके ऊपर EEZ, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजुअस जोन, नेशनल एयर स्पेस और इंटरनेशनल एयर स्पेस भी है। मतलब जो 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया, इसके अगर एयर वाले स्पेस में देखेंगे तो नेशनल एयर स्पेस भी वहीं तक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो COP15 इसका हुआ है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में, और इसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसका भी जो हेडक्वार्टर वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है कंजर्वेशन और वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड के लिए। इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रखना, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस यूज़ करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही रहना। और इसका जेनेसिस हुआ था 1971 ईरान रामसर में, और 1975 में इन्फोर्स हुआ। इंडिया 1982 में इसको ज्वाइन किया था। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ जो है ना, इनको मैंडेटेड रहता है कि ये प्रमोट करे वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड थ्रू नेशनल प्लान्स, लेजिस्लेशन, मैनेजमेंट एक्शन एंड पब्लिक एजुकेशन। अब मैकेनिज्म देखते हैं रामसर कन्वेंशन के अंडर क्या है। तो पहले तो रामसर जो लिस्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ है। ये एटलीस्ट 9 क्राइटेरिया जो इनमें है ना, उनमें से कुछ भी मीट करना चाहिए, 9 में से एक भी मीट करना चाहिए तो उसको डिजिग्नेट कर सकते हैं रामसर साइट। तो 9 क्राइटेरिया क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, रेयर, यूनिक, example of a natural or a near natural wetland type, supports vulnerable, endangered, critically endangered species or threatened ecological communities etc. ठीक है। अब वेटलैंड्स इंक्लूड जो इस लिस्ट में होता है, उनको एक न्यू स्टेटस एट द नेशनल लेवल दिया जाता है और रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज बीइंग ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर ह्यूमन काइंड। जो कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम है वो कौन सा है? तो वो यूनाइटेड किंगडम है, UK है। और लार्जेस्ट साइट का है तो वो ब्राज़ील में है, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा के अराउंड है, रियो नेग्रो ब्राज़ील में। अब साइट्स इंडिया में कितने हैं? तो 96 है, और ये एशिया का हाईएस्ट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो ये ना लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड है साइट्स जहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज फेस कर रहे हैं ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब इधर प्रॉब्लम है थोड़ा। तो ये साइट में अभी एट प्रेजेंट 2 है, केलोदेव नेशनल पार्क राजस्थान का और लोकतक लेक मणिपुर का। ये फ्लोटिंग वाला लेक है ना, लोकतक लेक। पहले चिल्का लेक उड़ीसा का भी था, लेकिन अब इसको रिमूव कर दिया, मतलब वहाँ कंजर्वेशन एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया है, वो सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स वहाँ किए गए। अब वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन है, ये वॉलंटरी एक्रीडेशन सिस्टम है। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटी जो वैल्यू करते हैं नेचुरल ह्यूमन मेड वेटलैंड को टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर देयर एफर्ट्स। तो ये अप्रूव उरुग्वे में हुआ था COP12 में, रामसर कन्वेंशन के 2015 में। ये वैलिड 6 साल के लिए रहते हैं, जिसके बाद इसको रिन्यू करना होता है, प्रोवाइडिंग दैट इट कंटिन्यूज टू फिल ईच ऑफ द 6 क्राइटेरिया। अब हम जो COP15 में ये हुआ है, इसका इनिशिएटिव्स जो या की आउटकम्स है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन। ये जो इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक रूल्स है वेटलैंड का, उसको एक्नॉलेज करता है, हाईलाइट करता है कि उसका कंट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और UN के जो SDGs है उसको, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको अचीव करने में कितने उसका रोल है वो हाईलाइट करता है। सेकेंड इज़ जो 5th स्ट्रैटेजिक प्लान है 25 से 2030 तक का, ये वेटलैंड के लॉस को रिवर्स और हॉल्ट करने के लिए उसके मेंबर स्टेट्स में। फिर एक IBRRI स्ट्रैटेजिक प्लान 25-2030 तक का, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव। ये ना IUCN का जो ब्रिज है, बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट, उससे सपोर्टेड है। IUCN इसका सेक्रेटेरिएट है।
ओके, और इसके मेंबर स्टेट्स में इंडिया नहीं है, ये कंबोडिया, लाओ, पीडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम है। फिर ब्रिज प्रोग्राम है, ये जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड वुमेन लीडरशिप ग्रांट करता है। फ्रेश वाटर चैलेंज है, किसका, इस कन्वेंशन का इम्प्लीमेंटेशन एनहांस करने के लिए। और GWEP है, ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप, इसके इस्टेब्लिशमेंट और इंडोर्समेंट के लिए है कि ये डेटा सोर्सेज बिल्ड करता है, मॉनिटरिंग कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन अग्रीमेंट पे कि ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ वाटर बर्ड पॉपुलेशन और वेटलैंड डिग्रेडेशन को कम्बैट किया जा सके। अब इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इंडिया पहले तो इंट्रोड्यूस किया है ये मिशन लाइफ, इसमें प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, प्रो प्लानेट बिहेवियर इनकरेज करने के लिए। ओके, और सेकंड है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है ना 25 से 28 तक में, इस ट्राइनियम रिप्रेजेंटिंग द साउथ एशिया रीजन, यहाँ पे वो एक मेंबर की तरह इलेक्ट हुआ है। और थर्ड पॉइंट है कि जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन है ना, वो 2 सिटीज़ को मिला है इंडिया के, इंदौर और उदयपुर। तो इंदौर में क्या है, सिरपुर लेक है, रामसर साइट, वो वाटर बर्ड कॉन्ग्रीगेशन के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी डेवलप हो रहा है। और सेकंड जो उदयपुर है, ये 5 मेजर रिवर से सराउंडेड है, नेमली पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। अब ये जो न्यू रामसर साइट्स इंडिया के हैं, ये मैप में दिखाया हुआ है, इसको यहाँ पढ़ लेते हैं कि कीचन वेटलैंड जो राजस्थान में है, नॉर्दर्न थार डेजर्ट फलौदी में, 2 वाटर बॉडी इधर, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब। ये यहाँ पे ना विंटरिंग फ्लॉक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एक आती है, डिमोसोयल क्रेन्स। ये ना, इसका खास बात ये है कि जो हिमालय की हाइट होती है ना अराउंड 6000 मीटर, ये उसको क्रॉस करके आती है, मतलब हिमालय को ऊपर से क्रॉस करके आती है। फिर मनेर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये भी राजस्थान में है, ये उदयपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पे 3 पॉन्ड है, कॉम्प्लेक्स 3 पॉन्ड का एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, फ्रेश वाटर मानसून वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ब्रह्म तालाब, धंध तालाब और खिरौदा तालाब। या बर्ड स्पीसीज जो नोटेबल है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो वाइट रम्ड वल्चर है, ये हमने देखा था ना वल्चर वाले में, और लॉन्ग बाइल्ड वल्चर है, ये यहाँ पर आती है, ये मनार वेटलैंड में। फिर थर्ड है सिलीसर लेक, ये भी राजस्थान में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। या सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, उसके बफर रीजन में आती है, ये सेमी एरिड जोन है। या ह्यूमन मेड वेटलैंड है, 1845 में महाराजा विनय सिंह ने क्रिएट किया था इसे, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रूपारेल रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी पे है। फिर अभी बिहार के हैं 3, गोकुल, उदयपुर और गोगावील। गोकुल है वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, ऑक्सबो लेक, और ये सदर्न एज ऑफ गंगा रिवर पे है। ये ब्लैक बग जो होते हैं ना, उसका इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है। फिर उदयपुर लेक है, ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है सिचुएटेड, ये गंडक रिवर के बेसिन में है, और ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इधर है। और जो विंटरिंग ग्राउंड है ना मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि पोचार्ड, उसका विंटरिंग ग्राउंड है एक इम्पॉर्टेंट। फिर गोगावील लेक जो तीसरा है बिहार का, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, ऑक्सबो वेटलैंड, ये महानंदा और कंकर जो रिवर है उससे बना हुआ है, और साउथ ईस्ट में इसके गंगा बहती है। ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का, गोगावील लेक कटिहार। फिर एक कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ये महानदी रिवर पे अपर कैचमेंट एरिया में उसके, और ये शैलो न्यूट्रिएंट रिच बैकवाटर्स इसका फीचर करता है। बिहार में ना एक और है कांवर झील, उसके अलावा ये तीनों हैं। कांवर झील तो बेगूसराय में। ओके, अब अदर वेटलैंड्स इन न्यूज़, एक वेम्बनाड लेक जो है केरला में, ये 27% से श्रंक कर गया है 1917 से 1990 के अंदर। लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम है केरला में। थर्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल पॉपुलेशन इधर आता है विंटर मंथ्स में, ये होस्ट करता है, सपोर्ट करता है उनको। और ये वेम्बनाड कोल जो है ना रामसर साइट, यहाँ पर पथिरामनल आइलैंड, थनीरमुकम साल्ट वाटर बैरियर भी लोकेटेड है। फिर अब हम डल लेक देखते हैं। फर्स्ट इंडिया वाटर गेम्स जो था, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स, ये यहाँ पे होस्ट हुआ है। ये झेलम के राइट बैंक पे सिचुएटेड है, और आरा रिवर है एक, वो उसको फीड करता है। और फिर जब ये डार्क डीप चैनल बनाते हैं ना, तो उसको तेलबाल बोलते हैं। और ये 4 बेसिन्स में डिवाइडेड है, गगरीबाल, लोकतबाल, बोददाल और नागिन। ठीक है, अब हम कोरल ब्लीचिंग देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूज़ में क्यों टॉपिक, ये ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोरल ब्लीचिंग इवेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट का पार्ट है।
जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ था, जिधर मोस्ट इंटेंस मरीन हीट वेव्स आ रहे हैं कोस्ट के अक्रॉस। हम एक बार देख लेते हैं ना चारों, ये तो 4th अभी हो रहा है, तो फर्स्ट 3 कब हुआ था मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स? फर्स्ट 1997 टू 98 में हुआ था, फिर एक 2010 में हुआ था, और थर्ड 2017 में हुआ था 2017, और फिर फोर्थ 23 से 24 में हो रहा है। फिर कोरल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा कि ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल है, पॉलिप्स जिसको कहते हैं, और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी जूजैंथिली के साथ रहता है, डेट प्रोवाइड देम विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। जनरली इसको इधर हार्ड कोरल बोलते हैं, रीफ बिल्डिंग कोरल, या फिर सॉफ्ट कोरल होता है ये। और जो सॉफ्ट कोरल है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन उसमें नहीं होता, इसलिए वो सॉफ्ट है। टाइप्स भी उसके होते हैं 3, फ्रिंजिंग रीफ जो शोर से अटैच्ड है, बैरियर रीफ ये ना कोस्ट से एक लगून के द्वारा सेपरेटेड है, और अटॉल रीफ ये रिंग शेप्ड होते हैं सेंट्रल लगून के साथ। ऑप्टिमल कंडीशन इनके लिए 23 से 29 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, क्लियर और शैलो वाटर में, जो कि 50 मीटर से जहाँ पे सनलाइट पेंट्रेशन कम हो, स्टेबल सैलिनिटी हो, वहाँ पर ये होते हैं। और कोरल ब्लीचिंग जो है इवेंट, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेस के कारण ना, कोई टेम्परेचर, लाइट या न्यूट्रिएंट किसी भी स्ट्रेस के कारण पॉलिप क्या करता है, वो जो सिम्बायोटिक एल्गी है उसको निकाल देता है अपने टिश्यूज से, और फिर न्यूट्रिएंट नहीं है उसके पास, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फिर वो डाई करने कम्प्लीटली वाइट हो जाता है, क्योंकि एल्गी ही उसको कलर दे रहा था, तो इसलिए ब्लीच कर गया, वो कलर निकल गया, और फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, खाना उसको नहीं मिल रहा है, तो वो डाई कर जाता है। ओके, न्यूट्रिएंट सोर्स के लॉस की वजह से। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं कि है ना 25% जो मरीन स्पीशीज़ है, फिल्टर फीडर्स इंक्लूडिंग जो स्पॉन्जेस हो गए एग्जाम्पल, उनको ये सपोर्ट करता है। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट है कोस्ट को ना प्रोटेक्शन देता है स्टॉर्म से या इरोजन से। थर्ड, इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ये टूरिज्म फिशरीज से रिलेटेड है। ओके, अब कोरल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज देखते हैं। एक तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, ये ना इलेक्ट्रिकल करंट को यूज़ करता है और स्टिमुलेट करता है कोरल फॉर्मेशन विद डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड है जो 3D प्रिंटेड रीफ स्ट्रक्चर्स हैं, और कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन भी है फ्यूचर रिस्टोरेशन के लिए। फिलीपाइंस में इनफैक्ट एक कोरल लार्वा क्रायो बैंक है, जो कि रीफ बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, कोरल सीड्स को फ्रीज करके स्टोर करके। अब ना डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कोरल रीफ का। ग्लोबली क्या है ना कि ये ट्रॉपिकल वाटर्स में मोस्टली लोकेटेड है, और मोर देन 1/3 तो ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया फिलीपाइंस में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है कोरल रीफ सिस्टम। और ये जो तीनों देखा था ना हमने, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वाले आइलैंड्स, इसको कोरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। फिर इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड में लार्जेस्ट है, फिर लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, मालवान महाराष्ट्र में भी मिलता है। कोरल ट्रायंगल वही अमेजोन ऑफ द सीज बोलते हैं इसको, और वर्ल्ड का रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है, अमेजोन ऑफ द सी। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स, SAIME। तो ये ना मॉडल न्यूज़ करके नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी इसने डेवलप करा था, और इसको अभी ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला है UN के FAO से। तो होता गया ये SAIME, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है इसमें, जो स्ट्रेंथन करता है ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस श्रिम्प ट्रेड का एज अ बेसिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इन साउथ एशिया। सुंदरवंस में ये एम कर रहा है रिजिलियंट इकोसिस्टम बिल्ड करने का, प्रैक्टिस ऑफ कल्चर मेथोडोलॉजी ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर को स्टैंडर्डाइज करके, मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूज़ करके लाकर हम ट्राई कर रहे हैं कि रिजिलियंट इकोसिस्टम उधर बने सुंदरबंस में। फंडिंग क्या है, तो ग्लोबल नेचर फंड है इन कंसोर्टियम विथ नेचरलैंड, EV एंड मर्सिडीज बेंज। और ऑपरेशनलाइज क्या हो रहा है, तो इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर है IMA, वो एम करता है कि वो प्रमोट करे एक्सटेंसिव कल्चर ऑफ लो स्टॉकिंग डेंसिटीज विथ नो एडिशनल फीड इनपुट। मैंग्रोव और उनके जो सिग्निफिकेंस है, साल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटी में, फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटरटाइडल रीजन। फिर वो ना हाई रेनफॉल एरियाज़ में 1000 से 3000 mm में, और टेम्परेचर रेंजिंग 26 से 35 डिग्री सेल्सियस में थ्राइव करते हैं। ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसमें यूनिक रूट सिस्टम है, न्यूएटोफोर्स जिसको बोलते हैं, और प्रॉप्स
स्टिल्ट रूट्स हैं, न्यूमेटोफोर की वजह से ही वो ब्रीथ करवाता है, मतलब पानी में भी, साल्ट रीजन वाले ओशन में भी। ये विविपेरस होता है, मतलब सीड जर्मिनेट करते हैं वाइल दे आर स्टिल ऑन दी मैटरनल प्लांट्स। ओके, अब सिग्निफिकेंस इसका कि नेचर का कार्बन वोल्ट है, अराउंड 7.5 से 10 टाइम्स मोर कार्बन पर एकड़ करता है ये प्रोड्यूस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से अगर हम कंपेयर करें तो। और ये क्रिटिकल हैबिटेट देता है नर्सरी फॉर फिश, क्रैब्स। फिर जो किडनी ऑफ नेचर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शन है ना सेडिमेंट्स फिल्टर करने का, इसलिए इसको किडनी ऑफ नेचर बोलते हैं। और ये नेचुरल शील्ड है अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे स्टॉर्म्स, ये सब आए तो ये इरोजन प्रिवेंट करता है और कोस्ट स्टेबलाइज करता है। मैंग्रोव का क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था ना मेंस में, एज ए सिग्निफिकेंस कर सकते हैं कि एक तो कार्बन वॉल्ट है 7.5 से 10 टाइम्स मोर कार्बन पर एकड़ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में। सेकंड है कि वो क्रिटिकल हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है फिश, क्रैब्स, मतलब वहाँ के मरीन जो भी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए। तीसरा है कि किडनी ऑफ नेचर है, वो सेडिमेंट्स को फिल्टर कर रहा है। फोर्थ वन इज कि वो शील्ड की तरह भी काम करता है एक्सट्रीम वेदर स्टॉर्म्स में, इवेंट्स में। और इरोजन को प्रिवेंट करता है, कोस्ट को स्टेबलाइज करता है, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। फिर मैंग्रोव्स जो इंडिया में है, हमने देखा था ना ये थोड़ा सा डिक्रीज़ किया था, 4991 है, 0.15% ऑफ द कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया है, IFSR 2023 का डेटा। और इंडिया ने 11.4 इंक्रीज़ किया देखा है मैंग्रोव में 2001 से 2023 तक में। वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट है, उसके बाद फिर गुजरात में, और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो सुंदरबन का मैंग्रोव है ना, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के डेल्टा पे है, बे ऑफ बंगाल में। और ये ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है ग्लोबली बिसाइड्स बांग्लादेश टू हार्बर अ सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन। ओके, तो यहाँ टाइगर सिग्निफिकेंट इंडिया में बस इकलौते यहीं पे है, एक बांग्लादेश में भी है वर्ल्ड में। फिर रीजनल इनिशिएटिव फॉर कंजर्वेशन है TN शोर, ये ना वर्ल्ड बैंक से फंडेड है। ये डिज़ाइन किया गया है तमिलनाडु के कोस्टल इकोनॉमी और रिजिलियंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने देख लिया मैंग्रोव तक।